नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोन टेक डिजिटल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, तो सबसे पहले देखते हैं इरिगेशन होता क्या है और हाइड्रोलॉजी होता क्या है और इनमें हम किस किस टॉपिक्स को डील करेंगे। इरिगेशन इरिगेशन होता है आपका आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड, कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है उस पर आर्टिफिशियल तरीके से जो भी सोर्स है वाटर का वहाँ से एग्रीकल्चरल फील्ड पे पानी को पहुँचाना, ये होता है इरिगेशन। और हाइड्रोलॉजी होता है ऑकरेंस ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड, इट्स फ्लो ऑन द ग्राउंड एंड मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर इनटू द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोलॉजी की बात करें तो ये होता है किसी भी क्लाउड से पानी का ऑकरेंस ऑन द ग्राउंड, इट्स फ्लो ऑन द ग्राउंड एंड मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर इनटू द एटमॉस्फेयर। ये सारी प्रोसेस से जो सब्जेक्ट डील करती है वो होती है हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनमें हम ये देखते हैं कि कंटेंट हम क्या क्या इसमें डिलीवर करेंगे। तो सबसे पहले इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन, इसमें नंबर 1 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इरिगेशन मीन्स डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ये नंबर 1 टॉपिक है, इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है। नंबर 2 टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, कि एक क्रॉप को कितना पानी चाहिए होता है, किस इंटरवल पे पानी चाहिए होता है, ये सब चीज़ें आएंगी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में। इसके साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। सॉइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट को कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, किस इंटरवल पे रिक्वायरमेंट है और हम कैसे वाटर को डिलीवर करेंगे, सॉइल मॉइस्चर की कंडीशंस कैसी हैं उस हिसाब से कैसे वाटर को डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड हम डिस्कस करेंगे कैनाल्स के बारे में, डिज़ाइन ऑफ कैनाल्स, इसमें आते हैं लेसी मेथड। ठीक है। नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। और आगे इरिगेशन में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डैम्स, स्पिलवेज एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। तो ये इरिगेशन का सारा की सारा सिलेबस हो गया। जो भी टॉपिक बचेगा उसे हम मिसलेनियस टॉपिक में कवर कर लेंगे इन द लास्ट। ओके, नेक्स्ट हम चालू करते हैं हाइड्रोलॉजी के बारे में। हाइड्रोलॉजी में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 टॉपिक आता है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट में क्या आएगा, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलॉजी आ गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आ गया, इन्फिल्ट्रेशन आ गया। ठीक है। नेक्स्ट कवर करेंगे इवेपोरेशन,
एवेपोरेशन मेज़र, इसके मेथड्स, एवेपोरेशन कैसे मेज़र करते हैं, किस तरीके से एवेपोरेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि एवेपोरेशन से वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जब भी हम किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर पहुंचाते हैं तो एवेपोरेशन से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है, इसलिए एवेपोरेशन को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट। नंबर 4 हम पढ़ेंगे वेल हाइड्रोलिक्स, क्योंकि ये भी सिलेबस में आता है। यील्ड ऑफ द वेल निकालते हैं, वाटर कितना, एक किसी भी वेल से कितना वाटर हम निकाल सकते हैं, तो वो आता है वेल हाइड्रोलिक्स में। ठीक है। नंबर 5 हम पढ़ेंगे हाइड्रोग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्लड राउटिंग। इसमें हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, किसी भी फ्लड की ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है, आदि चीज़ें हम इसमें देखेंगे फ्लड राउटिंग में। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स पूरा हो गया हाइड्रोलॉजी का सिलेबस, और पहले हुआ था इरिगेशन का सिलेबस। तो ये कंबाइंड मिलकर हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन सब्जेक्ट है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग इसको कह सकते हैं। तो इसको हम डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में इरिगेशन, इट्स टाइप एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन को समझेंगे। इरिगेशन मैंने बताया आपको कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। कोई भी हमारा फील्ड है, किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई भी वाटर सोर्स से, किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में किसी भी वाटर सोर्स से हम वाटर पहुंचा रहे हैं थ्रू ए मैन मेड नेटवर्क। ये कोई नेचुरल नेटवर्क नहीं है, ये मैन मेड नेटवर्क है। थ्रू ए मैन मेड नेटवर्क किसी भी वाटर कोर्स से इस एग्रीकल्चरल फील्ड में, इस एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर पहुंचा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इरिगेशन। क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि इस फील्ड में जो भी क्रॉप है उसको फुल मैच्योर करना है, मतलब कि उसको ग्रो करना है आपको फुल मैच्योरिटी तक, इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए इस फील्ड में। और वाटर सफिशिएंट नहीं है अगर, तो फिर इरिगेशन की मदद से इसमें वाटर पहुंचाया जाता है, उसको कहते हैं इरिगेशन। थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखनी है। इरिगेशन इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर throughout the growing period of the plant till it gains the full maturity. Next आते हैं इसमें need of irrigation, why irrigation is needed। तो इसमें नीड ऑफ इरिगेशन में सबसे पहला बात यह है कि वाटर की स्कैरिसिटी, वाटर की जो कमी है वो कब होगी। वो वाटर की कमी जब होगी जब इनएडिक्वेट रेनफॉल रहेगा, या फिर रेनफॉल की कमी रहेगी, या फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एरिया, किसी भी जोलॉजिकल एरिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा वाटर का, रेनफॉल का, तो स्कैरिसिटी ऑफ वाटर रहेगा। ठीक है। इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, अगर क्रॉप को सफिशियंट वाटर मिला हर बार, किसी भी फार्मर ने कोई एग्रीकल्चरल फील्ड पे क्रॉप उगाई, अगर उसको टाइमली सफिशियंट वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती है तो यील्ड ऑफ द क्रॉप बहुत अच्छी रहेगी और टाइमली वो क्रॉप को हार्वेस्ट कर पाएगा, इसलिए इरिगेशन की नीड है। सेफगार्ड्स अगेंस्ट ड्रॉट कंडीशंस, ग्रो पेरेनियल क्रॉप्स एंड मल्टीपल क्रॉप्स। कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनका जो बेस पीरियड रहता है, मीन्स फुल जो ग्रोइंग पीरियड रहता है टिल फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, वो रहता है करीब करीब 1 ईयर, 360 टू 365 डेज। जिस भी क्रॉप का बेस पीरियड रहता है उसको बोलते हैं पेरेनियल क्रॉप्स, जैसे कि एग्जांपल है शुगर केन। ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट फुल ईयर के लिए होती है। तो रेनफॉल केवल इस वाटर को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, क्योंकि रेनफॉल क्या है कि पर्टिकुलर पीरियड में ही आता है, पर्टिकुलर सीजन में ही आता है, इसलिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है पेरेनियल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें आगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो काफ़ी सारे हैं इरिगेशन के लिए, क्योंकि वाटर क्या नेचुरल रेनफॉल पे डिपेंड करता है। वाटर जो आता है अपने, वाटर तो नेचुरल रहता है लेकिन उसको
अप्लाई हम आर्टिफिशियल जो भी मैन मेड तरीका है, मैन मेड नेटवर्क है, उस तरीके से किसी भी फील्ड में हम इसको अप्लाई करते हैं वाटर को। तो एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो ये है इंक्रीज इन यील्ड ऑफ द क्रॉप। जो भी क्रॉप है उसकी यील्ड को इंक्रीज करता है। कैसे? देखिए ये ग्राफ दे रखा है आपको, यहाँ पे है ज़ीरो वाटर कंटेंट, यहाँ पे है ज़ीरो वाटर कंटेंट, मतलब कोई भी वाटर क्रॉप के लिए पहुँचाया नहीं है हमने किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में। ये कोई भी हमारा फील्ड है, इसमें एक आउटलेट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस आउटलेट से पानी जाएगा अंदर। इनिशियली क्या है, एट द टाइम ऑफ सोइंग हमने कोई भी वाटर नहीं डाला है, तो वाटर कंटेंट है ज़ीरो। तो अगर वाटर सो कर दी, कोई भी क्रॉप सो कर दी वहाँ पर, और अगर पानी नहीं डाला तो वो ग्रो नहीं करेगी। पानी का क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये वाटर कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यील्ड ऑफ द क्रॉप बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, इसको बोलते हैं OMC, इसको बोलते हैं OMC, इसका मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अगर वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक प्रोवाइड कराया है तो यील्ड ऑफ द क्रॉप मैक्सिमम होगी, ठीक है। लेकिन अगर वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा प्रोवाइड करा दिया तो क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी। यील्ड ऑफ द क्रॉप तो कम हो रही है, लेकिन ये क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो सरफेस पे वाटर लॉगिंग हो जाएगी, सरफेस पे वाटर एकोमोलेट हो जाएगा, जिससे कि प्लांट की ग्रो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। दूसरा ये है कि अगर सरफेस पे वाटर ग्रो हो गया तो वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करके सॉइल में जाएगा, सॉइल में जाएगा तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ग्राउंड वाटर टेबल तक लेके जाके ग्राउंड वाटर टेबल में मिला देगा और उस पानी को भी कंटामिनेट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये और उससे क्या होगा कि ये जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में जनरली पाए जाते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK, तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स की स्कार्सिटी हो जाएगी सॉइल में, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो यील्ड है ये कम होती हुई दिखाई रही है, जबकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से वाटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर ज़्यादा डालना ये ज़रूरी नहीं है क्रॉप की ग्रो करने के लिए, वाटर ज़्यादा डालना ज़रूरी नहीं है, वाटर एक सफिशिएंट और ऑप्टिमम क्वांटिटी में इंटरवल पे डालें तो वो ज़रूरी है ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए और यील्ड ऑफ द क्रॉप अच्छी लाने के लिए। नेक्स्ट आए इस पे, तो एडवांटेजेस में क्या है कि एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि ये कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, ये कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें क्या है कि फार्मर क्या करते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 क्रॉप ग्रो कर दी, यहाँ पे नंबर 2 क्रॉप ग्रो कर दी और यहाँ पे नंबर 3 क्रॉप ग्रो कर दी। तो इससे क्या होता है कि देखिए हर क्रॉप का सॉइल पैटर्न अलग होता है, सॉइल प्रिपरेशन मेथड अलग होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और उसकी हर क्रॉप की अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होती है कि वाटर का रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना है। वीट के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अलग होगी तो शुगर केन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर फार्मर तीनों क्रॉप को एक बार में ही ग्रो कर देता है तो सॉइल प्रिपरेशन मेथड अलग है तीनों का और वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, तो तीनों के लिए ही प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल रही हैं, इसलिए इसकी तीनों में से किसी की भी यील्ड अच्छी नहीं मिलेगी। इससे अच्छा है कि एक क्रॉप ग्रो करें और विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन ग्रो करें, नेचुरल रेनफॉल पे ज़्यादा ना रहें, जिससे कि क्या है क्रॉप भी अच्छी ग्रो करेगी और यील्ड भी अच्छी आएगी। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट करता है इरीगेशन।
इरीगेशन की मदद से मिक्स क्रॉपिंग को एलिमिनेट किया जा सकता है। मिक्स क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड विदाउट यूज ऑफ इरीगेशन वाटर। विदाउट यूज ऑफ इरीगेशन वाटर है, अगर हम इरीगेशन वाटर को यूज कर लेंगे तो क्या होगा, इरीगेशन वाटर को यूज कर लिया तो नंबर 1 जो एरिया था, ये जो नंबर 1 एरिया है, इसमें हम अलग पानी प्रोवाइड करा देंगे। अलग पानी का मतलब अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करा देंगे। नंबर 2 जो एरिया है उसमें अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रोवाइड करा देंगे, और नंबर 3 जो एरिया है उसमें अलग क्वांटिटी प्रोवाइड करा देंगे, तो हमको क्रॉप की ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। लेकिन ये इसमें क्या है, मिक्स क्रॉपिंग का मतलब विदाउट यूज ऑफ इरीगेशन वाटर बोल रहा है, तो विदाउट यूज ऑफ इरीगेशन वाटर का मतलब कोई भी इरीगेशन वाटर का नहीं यूज कर रहे हैं, केवल नेचुरल रेनफॉल पे हम भरोसा कर रहे हैं और नेचुरल रेनफॉल से ही क्रॉप को उगा रहे हैं। जनरेशन ऑफ पावर, जनरेशन ऑफ पावर में क्या है, जैसे कि जब भी कोई भी इरिगेशन नेटवर्क बनता है तो उसमें क्या है, कैनाल्स डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं। डैम्स बनाए जाते हैं, उससे कैनाल्स का ऑफटेक किया जाता है और कैनाल्स की मदद से इरिगेशन जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें वाटर पहुंचाया जाता है। तो उससे क्या है कि जनरेशन ऑफ पावर कैसी होती है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर होती है टरबाइन की मदद से। किसी भी कैनाल में कोई भी डैम है, यहाँ से ऑफटेक करी कोई भी कैनाल, कैसे, अब हम इसका प्लान व्यू देखते हैं। ये सेक्शन है, सेक्शनल व्यू, सेक्शनल व्यू, ये है अपना सेक्शनल व्यू। अगर इसका हम प्लान व्यू देखें, ये डैम है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, कोई भी कैनाल ऑफटेक कर रही है, ये कोई भी कैनाल है, ये ऑफटेक कर रही है इस डैम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम अरेंजमेंट ऐसा रखते हैं कि ये क्या है, हाई हेड पे रहता है, ये रहता है हाई हेड पे और यहाँ जाता है लो हेड में पानी, ये रहता है हाई हेड पे और यहाँ पे पानी जाता है लो हेड पे। किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड जो रहता है वो लो हेड पे रहेगा और ये पानी जाएगा हाई हेड से। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो होता है, तो यहाँ क्या करते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन लगा देते हैं तो जब भी वाटर फ्लो करेगा तो टरबाइन को मूव करेगा, जिससे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है। तो ये जनरेशन ऑफ पावर में भी इरिगेशन एंड इट्स अरेंजमेंट जो है वो मदद करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट कंडीशंस तो है ही, सूखा जब भी पड़ जाता है तो इरिगेशन प्रैक्टिस जो है, इरिगेशन मेथड्स जो हैं वो बहुत फ़ायदे में लेते हैं। इनलैंड नेविगेशन फैसिलिटीज़, कई बार कैनाल नेटवर्क ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें क्या है कि जैसे आपने सुना होगा नेशनल वाटरवे वन जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में बना है, उसमें की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो इनलैंड नेविगेशन फैसिलिटीज़ हैं थ्रू शिप्स वगैरह वो भी चलाई जा रही हैं, जिससे कि जो गुड्स वगैरह हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे जी। इसलिए ये एडवांटेजेस हैं इसके इरिगेशन के, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन में क्या है, नंबर 1 है ओवर इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग। डिसएडवांटेज मेनली 3 डिसएडवांटेजेस हैं ओवर इरिगेशन के। इरिगेशन का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि ओवर इरिगेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। ओवर इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग, ओवर इरिगेशन में लीड टू सीपेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द ग्राउंड वाटर, एंड ओवर इरिगेशन में लीड टू कॉजेज ऑफ डिजीजेस। कैसे होता है ये, इसको अभी समझते हैं हम। इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक ग्राउंड सरफेस ड्रॉ करते हैं, ये है ग्राउंड लेवल। इरेगुलर टोपोग्राफी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल लाइन लेवल में कोई भी ग्राउंड रहता है, इरेगुलर टोपोग्राफी इसलिए बनाई है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये प्लांट की रूट है, ये किसी भी प्लांट की रूट है, ठीक है। प्लांट की रूट बना दी और ये ग्राउंड लेवल बना दिया।
यहाँ वाटर अप्लाई किया, अगर इरिगेशन वाटर अप्लाई करते हैं अप टू द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तो कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की, तो हम अप्लाई कर रहे हैं ओवर एंड इंटेंसिव इरिगेशन वाटर, मतलब कि ज़्यादा इरिगेशन वाटर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन वाटर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओवर इरिगेशन वाटर से क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर पानी की समस्या आ जाएगी, ये पानी जो है सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर वाटर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया तो ये क्या हुई, यहाँ पे वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। इरिगेशन वाटर यहाँ पे अप्लाई किया है हमने, वाटर लॉगिंग की समस्या हो गई यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इरिगेशन वाटर पहले तो ये क्या यहाँ सीपेज कर जाएगा कुछ वाटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इरिगेशन वाटर अप्लाई किया जैसे ही सारा की सारा वाटर सीपेज हो गया। सॉइल की कोई इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वाटर सीपेज करता है सॉइल में। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस वाटर अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से कुछ वाटर तो पेनिट्रेट कर जाएगा और कुछ वाटर जो है वो सरफेस पे रह जाएगा। सरफेस पे जो वाटर रहेगा उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई, अगर ज़्यादा देर तक वाटर लॉगिंग रहा, किसी भी एरिया में वाटर का ज़्यादा देर तक अक्मुलेशन रहा, तो यहाँ पे क्या है, मॉस्किटोज़ वगैरह आएंगे, तो फिर डिजीजेज कॉज करेगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, डिजीजेज कॉज होंगी, डेंगू मलेरिया होगा, क्योंकि यहाँ पे मच्छर वगैरह आएंगे। ठीक है, अब इरिगेशन वाटर अप्लाई किया तो एक समस्या तो ये हो गई। अब सॉइल में क्या होता है, सॉइल में मॉइस्चर, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस पेनिट्रेटेड वाटर के साथ मिल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वो अगर डिज़ोल्व हो गए और वो डिज़ोल्व होके नीचे ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाते हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थे, इरिगेशन वाटर अप्लाई किया, कुछ वाटर तो पेनिट्रेट कर गया, कुछ वाटर सरफेस पे रह गया। सरफेस पे जो वाटर रहा उसकी वजह से समस्या हुई वाटर लॉगिंग की, और कुछ वाटर जो पेनिट्रेट किया वो कुछ वाटर तो ले लेगी सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जाएगा ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ, और जो ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ जाएगा तो साथ ही साथ में जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी डिज़ोल्व करके लेके जाएगा। उनको डिज़ोल्व करके लेके गया तो यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल में ये मैच हो गए। अब ग्राउंड वाटर टेबल में क्या है कि यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही, यहीं से ही कोई किसी ने बोरवेल कर रखा है, किसी ने बोरवेल कर रखा है, तो यहाँ का जो वाटर है इधर जाएगा। हाँ, एक और बात, अगर इसमें ये मिनरल्स डिज़ोल्व हो गए, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिज़ोल्व हो गए, तो ग्राउंड वाटर टेबल में जाके क्या बना देंगे, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स बना देंगे, नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स इस वाटर में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाके ये ड्रिंकिंग वाटर में आ जाएंगे, तो ये कंटामिनेटेड वाटर हो जाएगा एक तरह से। और अगर हम विद नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स के वाटर पीते हैं तो हमको डिजीजेस हो जाएंगी, जो कि आप अभी आगे पढ़ेंगे कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये डिजीजेस कॉज करते हैं, कुछ ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये समस्या होगी, डिसएडवांटेज है केवल ओवर इरिगेशन का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो पहले आप ये स्लाइड देख लीजिए, टाइप्स ऑफ इरिगेशन कैसे कैसे हैं, इसके बाद में समझाते हैं इनको। चलिए, इरिगेशन, इरिगेशन मैंने आपको बताया कि क्या है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है ऑन द एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, कोई भी नेटवर्क से कोई वाटर को इरिगेशन फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड पर पहुंचाना इरिगेशन।
इरिगेशन मेनली होता है दो तरीके से, इरिगेशन होता है दो तरीके, सरफेस इरिगेशन और होता है सब सरफेस इरिगेशन। पहला होता है सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो वाटर है, इसमें क्या है, जो वाटर है वो फ्लो करेगा ऑन द ग्राउंड। एग्रीकल्चरल फील्ड पर वाटर अगर सरफेस के थ्रू हम पहुंचा रहे हैं, सरफेस पे फ्लो करके पहुंचा रहे हैं उसकी पे, तो वो होता है सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है, अगर वाटर को, ये सरफेस ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड है, अगर हम वाटर को बिलो दी सरफेस पहुंचा रहे हैं प्लांट की रूट जोन में डायरेक्टली, तो वो होता है सब सरफेस इरिगेशन। इसमें क्या है कि ये प्लांट की रूट जोन है, यहाँ पर कोई भी प्लांट, कोई भी फील्ड की एक पर्टिकुलर रूट जोन होती है, ठीक है, कोई भी क्रॉप की उस फील्ड पे। तो अगर हम वाटर को डायरेक्टली प्लांट की रूट जोन में पहुंचा रहे हैं तो वो होता है सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे बढ़ें तो अगर सब सरफेस इरिगेशन की बात करें, सब सरफेस इरिगेशन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। सरफेस इरिगेशन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, किसी भी वाटर सोर्स से वाटर लेते हैं इरिगेशन के लिए। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वाटर फ्लो करता है एग्रीकल्चरल फील्ड पर। हाई हेड से लो हेड पे वाटर आता है थ्रू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और वो फ्लो करता है एग्रीकल्चरल फील्ड पे, उसको बोलते हैं हम फ्लो इरिगेशन, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन पे पहले वाटर को लिफ्ट करना होता है। इट मीन्स हमको ग्राउंड वाटर से, अंडरग्राउंड से वाटर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है थ्रू ट्यूबवेल्स और वेल्स, और फिर उसको लिफ्ट करके फिर सरफेस पे फ्लो करना होता है, वो होता है लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, पहले अंडरग्राउंड वाटर जो रहता है, बोरवेल, ट्यूबवेल, वेल्स, इन सब की मदद से, पहले पंप्स की मदद से वहाँ से वाटर को लिफ्ट किया जाता है, लिफ्ट करके फिर सरफेस पे फ्लो किया जाता है, उसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। इसमें कौन सा आएगा, ट्यूबवेल इरिगेशन सिस्टम और वेल इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लो इरिगेशन के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। फ्लो इरिगेशन के फर्दर दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फ्लो इरिगेशन के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, पहला है फ्लड इरिगेशन और नेक्स्ट है पेरेनियल इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में क्या है, हाई हेड से लो हेड पे वाटर को पहुंचा रहे हैं, ठीक है, हाई हेड से लो हेड पे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी पहुंचा रहे हैं वाटर को, उसमें होता है पहला फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में क्या होता है, एग्रीकल्चरल फील्ड की जो सरफेस है, एग्रीकल्चरल फील्ड की जो सरफेस है उसको वाटर से सबमर्ज कर देते हैं। वाटर, एग्रीकल्चरल फील्ड की सरफेस पे वाटर डालते हैं, तब तक डालते हैं जब तक कि ये सॉइल जो है फुल्ली सबमर्ज ना हो जाए, तब तक वाटर को अप्लाई किया है, तो वो होता है फ्लड इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन में ऐसा नहीं है। पेरेनियल इरिगेशन में क्या है, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई रहती है। कंटिन्यूस वाटर सप्लाई का ये मतलब नहीं है कि वाटर 24 घंटे चलता रहता है। कंटिन्यूस वाटर सप्लाई का मतलब ये है कि रेगुलर इंटरवल्स पे उसको वाटर पहुंचाया जाता है किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड को क्रॉप की ग्रोथ के लिए, तो वो होता है पेरेनियल इरिगेशन। ये कंट्रोल्ड सिस्टम रहता है। अब बात करते हैं सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम की। सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम में मैंने बताया आपको कि डायरेक्टली प्लांट की रूट जोन में वाटर पहुंचाया जाता है, उसको बोलते हैं सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम। सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम के फर्दर दो टाइप्स होते हैं,
नेचुरल और आर्टिफिशियल। सबसरफेस इरिगेशन में नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन और आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। नेचुरल और आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन होता क्या है वो देखते हैं। ये कोई भी कैचमेंट एरिया है हमारा, इसमें एग्रीकल्चरल फील्ड है कोई भी, यहाँ पास से कोई भी रिवर जा रही है, इसमें हमने यहाँ डैम कंस्ट्रक्ट कर रखा है, ये है डैम, ठीक है। डैम से एक कैनाल ऑफ टेक कर रही है और फिर यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है हमने इरिगेशन का, ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे रिजर्वायर होता है, एक रिजर्वायर से वाटर सीपेज करता है, रिजर्वायर है, इसके जो बेड से, इसके बॉटम से वाटर सीपेज करेगा, वाटर पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करते करते ये इस एग्रीकल्चरल फील्ड में, इसकी फील्ड की जो सबसरफेस है उसमें पहुंच जाएगा, इसकी जो फील्ड की सबसरफेस है उसको भी सैचुरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस जो हुआ, इसमें मैनमेड नेटवर्क कुछ भी नहीं है, ये पूरा नेचुरल प्रोसेस है, केवल सीपेज से ये इरिगेशन हुआ है इस फील्ड का। पूरा इरिगेशन नहीं हुआ लेकिन कुछ हद तक इरिगेशन हुआ है, तो वो हुआ नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन। अब आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन क्या होता है, इसमें वाटर लिया हमने यहाँ पे और यहाँ डायरेक्टली अगर हम इसकी सॉइल के बिलो जो वाटर है उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो होता है आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। इसमें जो मेन एग्जांपल है वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या फिर ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनके जो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं वो देख लीजिए आप। सरफेस इरिगेशन, व्हेन वाटर इज अप्लाइड ओवर द ग्राउंड, व्हेन वाटर इज अप्लाइड ओवर द ग्राउंड और इरिगेशन फील्ड ईदर बाय ग्रेविटी और बाय पंपिंग, ईदर बाय ग्रेविटी और बाय पंपिंग इज कॉल्ड सरफेस इरिगेशन। सरफेस पे फ्लो होना चाहिए वाटर, मेन बात ये है, तो वो होता है सरफेस इरिगेशन, चाहे आप ग्रेविटी से फ्लो करो चाहे आप पंपिंग करके फ्लो करो। लेकिन फ्लो इरिगेशन में मैंने आपको बताया केवल ग्रेविटी के थ्रू अगर वाटर पहुंच रहा है तो वो होता है फ्लो इरिगेशन। और लिफ्ट इरिगेशन में क्या बताया था, उसको पंप कर रहे हैं, पहले उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर को, उसके बाद फील्ड में पहुंचा रहे हैं, वो होता है लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में क्या है, वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट ए हायर एलिवेशन एंड एग्रीकल्चरल फील्ड इज प्रेजेंट एट ए लोअर एलिवेशन, तो ग्रेविटी के थ्रू वाटर पहुंचता है फील्ड में, उसको बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। इसके भी दो टाइप्स हैं फर्दर, फ्लड इरिगेशन और पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल सिस्टम में मैंने आपको बताया कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई, कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई। अभी ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई का मतलब 24 आवर्स चल रही है, नहीं, ये थ्रू आउट द बेस पीरियड पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है वाटर की, जो जिस भी फ्रीक्वेंसी से ये एफ जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है सॉइल की, उसके अकॉर्डिंग ही हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि कितने दिनों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड पर, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन रहते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर हमें ये वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है, तो इसको हम बोलते हैं पेरेनियल इरीगेशन सिस्टम। फ्लड इरीगेशन सिस्टम में क्या करते हैं, सॉइल को सबमर्ज कर दिया जाता है जिससे कि जो सॉइल है वो सैचुरेट रहे, और उसको बोलते हैं फ्लड इरीगेशन सिस्टम। लिफ्ट इरीगेशन में मैंने आपको बताया वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड देन इट इज़ यूज्ड ऑन द सरफेस, तो उसको बोलते हैं लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम। इसमें मेन है ट्यूबवेल और वेल इरीगेशन सिस्टम। सबसरफेस इरीगेशन सिस्टम, in this method water is applied directly into the root zone। सबसरफेस में क्या होता है, मतलब डायरेक्टली रूट जोन में पानी पहुंचाते हैं। अब कई लोग कहेंगे रूट जोन में कैसे पहुंचा देते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पाइप्स एंड परफोरेशंस। कुछ पाइप्स रहते हैं जिनमें, ये पाइप है मान लीजिए, तो इनमें क्या है परफोरेशंस रहते हैं छोटे छोटे, ऐसे करके नंबर ऑफ परफोरेशंस रहते हैं पाइप में, जिसकी वजह से अगर इस पाइप में वाटर जाएगा तो थ्रू दीज परफोरेशंस वो धीमे धीमे रेट से बाहर आता रहता है। तो
और ये पाइप्स रहते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर इन पाइप्स को ले करते हैं रूट जोन के पास, जिससे कि क्या है, यहाँ से वाटर निकला तो डायरेक्टली रूट जोन में पानी जाएगा, कोई भी वाटर का लॉस नहीं होगा। तो सबसर्फेस इरिगेशन मेथड जो है वो अच्छे रहते हैं, लेकिन ये क्या है, कॉस्टली रहते हैं, इसमें खर्चा आता है, इनिशियल कॉस्ट इनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है और फ्रीक्वेंट चोकिंग के भी चांसेस इसमें रहते हैं। ठीक है, इनको भी दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, नेचुरल सबसर्फेस इरिगेशन और आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन। फिर नेचुरल सबसर्फेस इरिगेशन में क्या आता है, लीकेज फ्रॉम वाटर बॉडीज़। मैंने बताया ये आपको, वाटर बॉडीज से सीपेज हुआ और फिर वाटर गया सॉइल में, जो डायरेक्टली रूट जोन में जाएगा, उसको बोलते हैं नेचुरल सबसर्फेस इरिगेशन। व्हेन लीकेज फ्रॉम वाटर बॉडीज पास थ्रू द रूट जोन ऑफ द प्लांट, तो वो उस सॉइल को, उसके नियर बाई सॉइल को सेचुरेट कर देते हैं, वो होता है नेचुरल सबसर्फेस इरिगेशन। और आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन, इन दिस केस वाटर इज अप्लाइड, मैनमेड तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, नेचुरली नहीं। उसमें क्या हो रहा था, नेचुरली जा रहा था, सीपेज होके नेचुरल जा रहा था, कहीं पे भी कोई भी क्रैक है तो वहाँ से पानी निकल गया। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियली मैनमेड तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं पाइप्स का, इस वजह से ये है आर्टिफिशियल सबसर्फेस इरिगेशन। तो ये थे टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन थे, सरफेस इरिगेशन, सबसरफेस इरिगेशन, अगेन दो टाइप्स, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, उसमें भी दो फ्लो के दो टाइप्स, कौन से, फ्लड इरिगेशन और पेरेनियल इरिगेशन। ठीक है, सबसरफेस इरिगेशन में दो टाइप्स, नेचुरल सबसरफेस इरिगेशन और आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। किन किन मेथड से हम इरिगेशन कर सकते हैं, कैसे कैसे वाटर को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड पर, वो आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन प्रैक्टिस बहुत जगह बहुत अलग अलग तरीके से फॉलो होती है। मेनली जो हमारे कोर्स में है, फ्री फ्लडिंग मेथड, बॉर्डर फ्लडिंग मेथड, चेक फ्लडिंग मेथड, रिंग फ्लडिंग मेथड और बेसिन फ्लडिंग मेथड, फोरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये मेनली हमको डील करने हैं। पहले पे आते हैं फ्री फ्लडिंग मेथड। फ्री फ्लडिंग मेथड क्या है, ऑर्डिनरी फ्लडिंग मेथड क्या है। फ्री फ्लडिंग मेथड का जैसे कि नाम आपको बता रहा है, फ्री फ्लडिंग मेथड मतलब फ्रीली वाटर को छोड़ दिया, कोई भी कंट्रोल्ड फ्लो नहीं रहता है। इसमें क्या रहता है कि वाटर कोर्स से वाटर आया, वाटर सोर्स से वाटर आया और वो थ्रू एन आउटलेट उसको वाटर को हमने छोड़ दिया। वाटर को छोड़ दिया तो कोई बिल्कुल अनकंट्रोल्ड फ्लो है, वाटर कई जगह ज़्यादा आ जाएगा, कई जगह कम आ जाएगा, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन दिस मेथड वाटर फ्लोज थ्रू द ड्रिचेज अक्रॉस द फील्ड। यहाँ से वाटर गया, इसमें क्या करते हैं, ये डिचेस बनाए हुए हैं, ये डिचेस बनाए हुए हैं। इसमें क्या होता है, कैनाल से वाटर आया, थ्रू द डिचेस ये पर्टिकुलर चैनल में वाटर चला गया, इसमें चला गया और भी में चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आउटलेट बनाए हुए हैं, ये आउटलेट बनाए हुए हैं। जब भी कैनाल में वाटर आएगा, इन डिचेस में वाटर जाएगा, कैनाल से आके इनमें जाएगा और इनमें जाके ये फील्ड में वाटर पहुँच जाएगा। फील्ड में अगर वाटर जाएगा, तो इस पर कोई कंट्रोल तो है नहीं, तो जितना वाटर आएगा काफ़ी वाटर इसमें फील्ड में जमा हो जाएगा। इधर से आया तो क्या है, कई बार वाटर लॉगिंग भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी इस मेथड में बहुत ज़्यादा कम हो रहेगी। दिस मेथड इज कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग मेथड, इसको हम वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड इन दिस केस। वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं इसको, क्यों, फ्लो तो कंट्रोल है नहीं। ठीक है, इरेगुलर टोपोग्राफी पे इसको हम यूज़ करते हैं जनरली, क्योंकि रेगुलर टोपोग्राफी पे तो और भी अच्छे मेथड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाटर अवेलेबल अगर ज़्यादा है तो इस मेथड को यूज़ करते हैं और नहीं तो नहीं करते हैं। वाटर की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, वो मैंने आपको बताया ही। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सीपेज भी होता है, ग्राउंड वाटर में भी वाटर चला जाता है, वाटर लॉगिंग भी हो जाती है और डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है बॉर्डर फ्लडिंग मेथड। बॉर्डर फ्लडिंग मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए ये डायग्राम आप देख सकते हैं। बॉर्डर फ्लडिंग मेथड में क्या करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है,
कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रिप्स किसकी, मेड जिसको बोलते हैं, मिट्टी की बना देते हैं टेम्परेरी, तो स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया किसी भी फील्ड को। ठीक है, इस फील्ड को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक आउटलेट छोड़ दिया, एक आउटलेट यहाँ से छोड़ दिया, एक आउटलेट यहाँ से और एक आउटलेट यहाँ से। लेंथ ऑफ द स्ट्रिप और विड्थ ऑफ द स्ट्रिप का स्पेसिफिकेशन है कि लेंथ जो है स्ट्रिप की वो 100 से 400 मीटर तक होनी चाहिए। लेंथ कैन वेरी फ्रॉम 100 to 400 मीटर्स, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो 10 to 20 मीटर्स, ठीक है, 10 to 20 मीटर्स की विड्थ है। इसमें क्या करते हैं, वाटर का आउटलेट बना ही रखा है, किसी भी नेटवर्क से वाटर आया, इसमें हमने आउटलेट को खोला और इसमें वाटर आ गया। तो ये क्या है, बॉर्डर क्या है, एक तरह से ये एरिया हो गया अलग से। तो ये हमने 2 बॉर्डर लगा दिए, इसलिए इसका नाम बॉर्डर फ्लडिंग मेथड रखा गया है, ठीक है। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड हम बना लेते हैं, ये है फील्ड, ठीक है, यहाँ से हमारा ये आउटलेट, यहाँ से पानी आएगा, ठीक है। फील्ड की डेप्थ ऑफ रूट जोन कह लें, या फिर फील्ड की डेप्थ, जिस डेप्थ तक हम इरिगेशन करना चाहते हैं उसको हम y मान लेते हैं। y इज इक्वल्स टू डेप्थ अप टू विच इरिगेशन रिक्वायर्ड। y इज इक्वल्स टू डेप्थ अप टू विच इरिगेशन रिक्वायर्ड। इसका एरिया मान लेते हैं a, एरिया ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड इज a, ठीक है। तो जो टाइम है t, टाइम कितना लगेगा इस एरिया को फुल्ली इरिगेट होने में, तो t इज इक्वल्स टू 2.303 y बाई एफ log q अपॉन q माइनस ए एफ, ये फॉर्मूला है। t क्या है, टाइम इन विच दिस एरिया कैन बी फुल्ली इरिगेटेड, ठीक है। y डेप्थ, q डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज इरिगेशन फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में जो डिस्चार्ज आया वो है q, एरिया a, और f क्या है, f इज इक्वल्स टू इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। f है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को हम आगे भी डील करेंगे काफ़ी। तो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जनरली होता क्या है कि सॉइल किस रेट से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो ये होती है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ये होता है फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2.303 y अपॉन एफ लॉग q अपॉन q माइनस ए एफ। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपको पूछेगा कि एरिया मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम एरिया बताइए जो इरिगेट हो सकता है, और गिवन क्या रहेगा, डिस्चार्ज और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, या फिर कुछ भी पूछ सकता है, 3 टर्म है। एरिया मैक्स इज इक्वल्स टू, मैं आपको बता दूं, q बाय एफ। अगर कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड की आपको इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी दी हुई है एफ और उसमें डिस्चार्ज दिया हुआ है कि कितना डिस्चार्ज वहाँ आ रहा है, तो आप मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हो जो कि इरिगेट हो सकता है उस डिस्चार्ज और उस इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। कैसे, एरिया मैक्स इज इक्वल्स टू q अपॉन एफ। ये आया कहाँ से, उसके लिए इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर t को रख देते हैं इन्फिनिट। अगर हम t को इन्फिनिट रख देते हैं, t को यहाँ पे इन्फिनिट रख दिया, तो log q अपॉन q माइनस ए एफ,
इसका छोटा सा डेरिवेशन देख लीजिए, बाकी इसका फुल डेरिवेशन चाहिए तो आप क्वेरी में लिख देना, मैं बता दूंगा। टी को इनफाइनाइट रखा तो log q अपॉन क्यू माइनस ए एफ, लॉग q अपॉन क्यू माइनस ए एफ, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, तो क्या रहेगा, log q अपॉन क्यू माइनस ए एफ इज इक्वल्स टू इन्फिनिट, तो q अपॉन q माइनस ए एफ इज इक्वल्स टू इन्फिनिट, लॉग इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो q माइनस ए एफ इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया ए मैक्स निकालूँ तो आया q अपॉन एफ। आपको केवल ये एक्सप्रेशन याद रख लेना है बस। ठीक है, तो ये बॉर्डर फ्लडिंग का मेथड हो गया पूरा। नेक्स्ट इसमें चलेंगे तो आएगा चेक फ्लडिंग मेथड। चेक फ्लडिंग मेथड क्या होता है, फ्री फ्लडिंग मेथड की तरह ही है। इसमें बस ये जो एरिया है, एग्रीकल्चरल फील्ड का जो एरिया है, इसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ चेक एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। चेक एरिया कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, उस एरिया को बोलते हैं चेक एरिया। जैसे कि यहाँ पर ये एक कोई भी लीव या मेड बना के इस एग्रीकल्चरल एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये यहाँ से वाटर का इनलेट हुआ, ठीक है, ये कोई आउटलेट है, यहाँ से वाटर का इनलेट होगा, और ये इस एरिया के लिए ये वाटर का आउटलेट है। ठीक है, तो यहाँ से इस एरिया के लिए वाटर अवेलेबल हो जाएगा। ये सारा वाटर है साइड्स में, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया बना रखा है इसको अलग से, और इसमें फिर वाटर का अवेलेबिलिटी हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम चेक एरिया। ठीक है, और चेक फ्लडिंग मेथड बोलते हैं इसको। एक चेक एरिया का जो एरिया है, एरिया ऑफ चेक एरिया वेरी फ्रॉम area of check area vary from 0.2 hectare to 0.8 हेक्टेयर। एक चेक एरिया का जो एरिया है वो 0.2 हेक्टेयर से 0.8 हेक्टेयर हो सकता है। आपको पता होगा एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर रहते हैं, 10⁴ मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10⁴ स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो ये होता है चेक फ्लडिंग मेथड। मॉडिफाइड फॉर्म है फ्री फ्लडिंग का, इसमें भी कंट्रोल्ड फ्लो नहीं रहता, लेकिन क्या है, बॉर्डर्स बना दिए, इस वजह से वाटर इनलेट किया यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए वाटर अच्छा मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस तो इसके भी हैं, इसमें भी वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है। जो भी फ्री फ्लडिंग के डिसएडवांटेज हैं वो भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्री फ्लडिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेसिन फ्लडिंग मेथड। बेसिन फ्लडिंग मेथड में भी क्या करते हैं हम, जो एरिया है, चेक फ्लडिंग मेथड का ही ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, जो एरिया है, एरिया को जनरली एक लुक शेप दी जाती है जिससे कि अच्छा वो लगे। इसमें ऑर्चर्ड्स या गार्डन्स वगैरह में ये मेथड फॉलो होता है। इसमें क्या करते हैं, किसी भी ग्रीनरी पोर्शन के आसपास एक पर्टिकुलर डिच कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या है, जैसे देखिए ये एक अलग से एरिया है हमारा, इसमें क्या किया है तो ये चेक एरिया एक तरह से, लेकिन इसको क्या है, सर्कुलर शेप दे दी है। तो इसमें हम जो ग्रो करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे जैसे कि एक लुक आए, एक आर्किटेक्चरल लुक आए और उसका एस्थेटिक्स इम्प्रूव हो। इस वजह से इसको बोलते हैं हम बेसिन फ्लडिंग, एक अलग से नाम दिया है। मॉडिफाइड फॉर्म है चेक फ्लडिंग का। एरिया ऐसा नहीं है कि एरिया केवल सर्कुलर रहेगा, एरिया कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, कैसा भी एरिया रह सकता है, लेकिन जनरली सर्कुलर रहता है, इसलिए इसको रिंग बेसिन फ्लडिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर गया थ्रू डिचेज या कैनाल नेटवर्क जो भी है वाटर कोर्स के, ये वाटर यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसको बोलते हैं हम रिंग बेसिन फ्लडिंग मेथड। The shape of basin can be square, shape of basin can be square, rectangle और any irregular shape। जो भी irregular shape हमको इस गार्डन को एक एस्थेटिक लुक देने में
सुटेबल लगती है उस शेप को हम ले सकते हैं और वो आएगा बेसिन फ्लडिंग मेथड में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फुरो इरिगेशन। नेक्स्ट आता है अपना फुरो इरिगेशन मेथड। अभी तक कोई भी डाउट है तो आप डाउट को आप क्वेरी में डाल दीजिए और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, फुरो इरिगेशन में क्या होता है कि नैरो डिचेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में। देखिए, ये कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है हमारा, इसमें क्या है, ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए सुटेबल है फुरो इरिगेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, ये नैरो डिचेस थ्रू आउट द लेंथ ग्रो किए जाते हैं। रोज़ में ये क्या है, क्रॉप्स हैं जो कि रोज़ में ग्रो की जाती हैं। तो इसमें क्या है, ये नैरो डिचेस कंस्ट्रक्ट कर दिए। यहाँ पे क्या है, वाटर यहाँ से वाटर पहुँचा तो इस नैरो डिच में, हर नैरो डिच में वाटर पहुँच जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होता है, ठीक है, इसकी जो रिज है यहाँ पर प्लांट उगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ रहता है वाटर, और अगर प्लांट की रूट की बात करूँ तो प्लांट की रूट यहीं रहेगी। अब इसमें क्या रहता है, जो वाटर रहता है जो कि फुरोज़ में भरा हुआ रहता है, जो कि डिचेज़ में भरा हुआ रहता है, वो क्या पेनिट्रेट करके इन प्लांट की रूट जोन को वाटर पहुंचाता है, जिससे कि प्लांट की इफेक्टिवली ग्रो करता है और इसकी यील्ड भी अच्छी आती है। मेनली क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए रहता है ये मेथड। ठीक है, फुरोज आर नैरो डिचेज विच आर एक्सकेवेटेड बिटवीन डिफरेंट रोज ऑफ क्रॉप्स एंड कैरी इरिगेशन वाटर थ्रू इट। ठीक है, this method is preferred only for crops which are grown in rows. In this method 20 to 50% of agricultural area is wetted, so evaporation and percolation losses are less. इसमें क्या है, पूरा एरिया, बाकी मेथड्स में क्या है, हम पूरे इरिगेशन फील्ड, पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर पहुंचा रहे थे, लेकिन इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, केवल 20 से 50% तक एरिया में हम पानी दे रहे हैं, जिससे क्या है, एवेपोरेशन लॉसेज मेनली कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये दो ऐसे इरिगेशन सिस्टम हैं जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी इरिगेशन एफिशिएंसी रहती है, बहुत ही, जब कम वाटर अवेलेबल रहता है तो इन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, पहले बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि पाइप्स की मदद से, पाइप्स और पंप्स की मदद से ये इरिगेशन मेथड फॉलो होता है। इसमें क्या करते हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक पंप अरेंजमेंट लगा रखा है, यहाँ पाइप की मदद से पानी आ रहा है और ये रोटेट करके विद द हेल्प ऑफ नोजल्स वाटर पहुंचा रहा है पूरे इरिगेशन फील्ड में। अगर हम इसको पंप को ना लगाएं तो केवल ये वाटर आ रहा है तो ये एक ही एरिया में इकट्ठा होता जाएगा, जिससे कि वाटर लॉगिंग भी होगी। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, नोजल की मदद से घूम घूम के पूरे एरिया में वाटर पहुँचा रहा है और यूनिफॉर्म रेट से वाटर पहुँचा रहा है, जिससे कि क्या है, ऐसा नहीं है कि उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा वाटर का एकुमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में क्या है, देखिए ये इसका पूरा टिपिकल लेआउट है कि कैसे इरिगेशन सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम कैसे फॉलो होता है, ये इसका लेआउट है, आप एक बार देख लीजिए इसको। देखिए, पहले ये कोई भी यहाँ पर वाटर का सोर्स है, वाटर का सोर्स। ठीक है, वाटर सोर्स से हमने विद द हेल्प ऑफ पंप ये डिलीवरी पाइप है, इसमें वाटर लिया। ठीक, सबसे पहले वाटर को लेने के लिए, इरिगेशन करने के लिए वाटर का सोर्स होना ज़रूरी है, तो इसलिए वाटर के सोर्स से विद द हेल्प ऑफ पंप हमने वाटर लिया। ठीक है, वाटर लिया तो यहाँ पे सबसे पहले लगाया हमने स्क्रीन फिल्टर। स्क्रीन फिल्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वाटर में यहाँ पे कुछ भी डेब्रिस हो, कुछ भी हो, वो उसको यहाँ पे रिमूव कर देगा स्क्रीन फिल्टर से। तो यहाँ फिल्टर होने के बाद वाटर निकलेगा यहाँ से, जिससे कि इसका मेन एडवांटेज क्या रहता है कि यहाँ पे पंप्स की चोकिंग ना हो जाए, पाइप्स पंप्स की चोकिंग ना हो जाए, इसलिए ये स्क्रीन फिल्टर लगाते हैं, जिससे कि कंटिन्यूस मूवमेंट रहे केवल वाटर का, जो डेब्रिस है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। देखिए,
यहाँ एक अरेंजमेंट रहता है, जैसे कि क्या है, स्क्रीनिंग करके हम इसको रिमूव करते हैं और उसको साफ़ करते हैं, फिर वापस लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पाइप की मदद से टी एंगल लगाया, कई जगह एंड कैप लगाया है, ये पूरा पाइपिंग अरेंजमेंट है। पाइपिंग अरेंजमेंट से क्या है, हर जगह पर्टिकुलर इंटरवल्स पे इरिगेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में जिस हिसाब से भी हमको वाटर चाहिए, क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर चाहिए, उस हिसाब से ये नेटवर्क डिज़ाइन होता है। उसके हिसाब से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पाइप्स लगाए जाते हैं, स्प्रिंकल्स लगाए जाते हैं, नोजल्स लगाए जाते हैं, जैसे कि ये है वाटर जाएगा इस पाइप में जाएगा और स्प्रिंकल्स की मदद से पूरे इस एरिया में, इसके एडजेसेंट जो एरिया है उसमें इरिगेशन करेगा। इस मेथड से क्या होता है कि ये इसकी साइड सॉइल है, साइड सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है, लेकिन उतनी अवेलेबिलिटी रहती है जितनी इसको ज़रूरत है प्लांट को, ज़्यादा अवेलेबिलिटी इसमें नहीं रहती है। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ इधर साइड सॉइल में ये वाटर जाता रहेगा और इसकी जो रेट है उसी हिसाब से कंट्रोल करते हैं जिस हिसाब से इस फील्ड को ज़रूरत होती है। ये इरीगेट होता जाएगा, इसमें वाटर का पर्कुलेशन होता जाएगा, ठीक है। वाटर का पर्कुलेशन होता जाएगा तो ये चलता रहेगा जब तक कि इरीगेशन की रिक्वायरमेंट है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। जब वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, नेटवर्क को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के काफ़ी एडवांटेजेस रहते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के एडवांटेजेस में नंबर 1 आता है, जैसे कि अभी मैंने बताया, इसका रेट कंट्रोल होता है, फ्लो कंट्रोल्ड होता है। इसको कभी भी हम अपने हिसाब से, वाटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्रॉप की वाटर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फील्ड की कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं वाटर को, ठीक है। अगर लैंड स्टीप है तो अगर उसमें हमने वाटर, अगर इस तरह की लैंड है, स्टीप लैंड है, अगर इसमें हमने फ्री फ्लडिंग मेथड या कोई भी सरफेस फ्लडिंग मेथड इसमें फॉलो किया, तो सरफेस फ्लडिंग मेथड स्प्रिंकलर को छोड़ के अगर इसमें कोई भी फ्लडिंग मेथड फॉलो किया, तो वाटर क्या है, यहाँ से जाएगा और ये इस सॉइल को तो इरीगेट ही नहीं करेगा, इस सॉइल को तो ये इरीगेट ही नहीं करेगा, इसमें वाटर जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अगर स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम रहा, तो यहाँ पर स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम अगर रहा और ऐसी टोपोग्राफी है सॉइल की, तो यहाँ पर अगर हमने पाइप खड़ा किया है, यहाँ पर अगर हमने पाइप खड़ा किया है, तो ये साइड सॉइल में जाएगा, साइड सॉइल में जाएगा तो इतनी रेट से जाएगा कि ये जैसे ही वाटर टच करेगा यहाँ पे, तो ये सॉइल उसको अपने अंदर सोख लेगी, ठीक है। तो ये एक एडवांटेजेस है इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम का, कि अगर लैंड स्टीप है तो भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है, फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी वाटर की, वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। 90% तक इसमें फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी रहती है, ठीक है। सॉइल इज़ हाईली पोरस, अगर सॉइल हाईली पोरस है या फिर लो पोरस है तो भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। मेन चीज़ इसमें क्या है कि इसमें लेबर कॉस्ट तो आती है कम, इनिशियल कॉस्ट स्प्रिंकलर सिस्टम की ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें काफ़ी मशीनरी इन्वॉल्व रहती है। स्प्रिंकलर सिस्टम की इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है, इसकी लेबर कॉस्ट कम रहती है, ठीक है। यूनिफॉर्म इसके और एडवांटेजेस हैं, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, इट डज़ नॉट रिक्वायर बॉर्डर्स, चैनल्स, लीव्स वगैरह इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, अभी मैंने आपको बताया ही। और सुटेबल फॉर अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी, किसी भी टोपोग्राफी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इवेपोरेशन एंड पर्कुलेशन लॉसेज आर लेस। मेन जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, फील्ड को तो रहती है, क्रॉप को तो रहती है, लेकिन काफ़ी वाटर जो रहता है वो इवेपोरेशन और पर्कुलेशन लॉसेज में चला जाता है। तो इवेपोरेशन लॉस को कम कर, मेनली जो लॉस है जो डील होता है, वो इवेपोरेशन लॉस जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें कि क्या है, मेन क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है इवेपोरेट हो जाती है, क्योंकि हम फील्ड पे वाटर अप्लाई कर रहे हैं उसकी सरफेस पे ही अप्लाई कर रहे हैं, सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो अगर डे लाइट में अप्लाई कर रहे हैं तो इवेपोरेशन हो जाएगा, नाइट में भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी इवेपोरेशन होता है, ठीक। इवेपोरेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, वो ऐसा नहीं है कि डे में होगी या नाइट में होगी, ठीक है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को अगर फॉलो किया तो लॉसेस जो हैं, चाहे वो इवेपोरेशन लॉस हो या फिर सीपेज लॉस हो, वो कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेज तो क्या है कि इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, वो मैंने आपको बताया, इनिशियल कॉस्ट हाई है, पावर सप्लाई चाहिएगी, स्किल्ड मैन पावर चाहिएगी और फ्रीक्वेंट चोकिंग हुई, चोकिंग को रोकने के लिए मैंने दिखाया जो लेआउट सिस्टम था उसमें स्क्रीन फिल्टर का यूज़ किया था,
चोकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर चोकिंग हो गई तो उनको पाइप को फ्रीक्वेंट चेंज भी करना पड़ता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के। नेक्स्ट आता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या है कि कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है, कोई भी एग्रीकल्चरल फील्ड है अगर इसमें, तो डायरेक्टली प्लांट के रूट जोन में वाटर पहुंचाया जाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पाइप्स एंड परफोरेशंस। पाइप में परफोरेशन, पाइप विद परफोरेशंस होते हैं जो मैंने आपको बताया ही। अगर वो पाइप हमने यूज़ किया, परफोरेशन वाले पाइप यूज़ किए प्लांट जोन, प्लांट की रूट जोन के पास, तो अगर इसमें फिर इस पाइप में हमने वाटर सप्लाई स्टार्ट की, इस पाइप में वाटर सप्लाई स्टार्ट की, तो जो ये रूट जोन के पास जो इसका परफोरेशन है वहाँ से पानी निकलेगा, वहाँ से पानी निकला तो ये कहीं नहीं जाएगा, डायरेक्टली इस रूट जोन उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। जो उसके नियर बाय सॉइल है, प्लांट की रूट जोन के नियर बाय सॉइल है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो इस सॉइल ने एब्जॉर्ब किया तो वाटर का कहीं भी लॉस नहीं हुआ। वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी कितनी आई? 90 to 95% वाटर की इफिशियंसी आई। लेकिन इसमें मेन रोल क्या है कि ये चोकिंग हो जाती है जनरली। क्यों? क्योंकि जो परफोरेशंस हैं ये सॉइल में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं तो सॉइल कभी कभी क्या है, परफोरेशंस के अंदर चली जाती है, जैसे कि फ्रिक्वेंट चोकिंग हो जाती है और इसमें वाटर नहीं पहुंच पाता है। चोकिंग हो गई तो वाटर क्या है, इस पाइप में सीधा चला जाएगा, लेकिन यहाँ परफोरेशन से निकलेगा नहीं। तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंट चोकिंग हो जाती है पाइप्स की। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली इनटू द रूट जोन ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ ड्रिप नोजल्स। ठीक है, ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 90 to 95% रहती है, जैसा मैंने आपको बताया। और इन दिस केस सीपेज लॉस एंड इवेपोरेशन लॉसेज आर ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। सीपेज एंड इवेपोरेशन लॉसेज आर ऑलमोस्ट जीरो, ऐसा हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन लॉस का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली जो वाटर है वो रूट जोन में ही जा रहा है, तो सरफेस पे तो वाटर आया ही नहीं। सरफेस थोड़ी बहुत मॉइस्ट होगी, इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो कहा गया है। ठीक है, तो इवेपोरेशन लॉसेज आर ऑलमोस्ट जीरो और सीपेज लॉसेज भी ऑलमोस्ट जीरो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, ज़्यादा वाटर जो हम पाइप में पहुँचाते हैं उसी रेट से वाटर पहुँचाते हैं कि उतना ही वाटर निकल पाए कि जितना कि उसको ज़रूरत है रूट जोन को। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीपेज एंड इवेपोरेशन लॉसेज आर ऑलमोस्ट ज़ीरो। एक और पॉइंट है, इसमें स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियल कॉस्ट हाई रहती है, स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये रहता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, ये रहता है ड्रिप इरिगेशन। ये तो रहे अपने मेथड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम। तो आज हमने डील किया क्या, डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप राइट डाउन कीजिए, क्वेरी नोट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू।